लफ्जों में अपनी पहचान बताएं बरेली की जनता के लिए, उन तमाम युवाओं के लिए जो कहीं ना कहीं सपना देखते हैं कि मुझे अपने दम पर कुछ बनना है। सर। मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह वासु, आयुर्वेदिक नेत्र विशेषज्ञ। मेरी पहचान जो है, दुनिया में मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है जी। हम बिना ऑपरेशन के मोतियाबिंद ठीक कर रहे हैं, और उससे बड़ी पहचान ये है कि अभी तक पूरी दुनिया में रेटिना का कोई इलाज नहीं है। इस रेटिना को चाहे उसमें कलर ब्लाइंडनेस हो या आरपी हो, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो, व्हाट्सएवर कुछ भी हो, 5 मिनट्स के अंदर विजन वापस लाते हैं। ये कैसे होता है चमत्कार, हम समझेंगे आपके साथ इस सेशन में। 5 मिनट्स के अंदर विजन हर हाल में लाते हैं। यही मेरी छोटी सी पहचान है। धन्यवाद। बहुत बड़ी पहचान है। सर। डॉक्टर समीर भाटी, और स्पेसिफिकली हम चेन ऑफ डायग्नोस्टिक्स चलाते हैं, जिसमें वेस्टर्न यूपी में भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर हमारा रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट लगा हुआ है पीपीपी मॉडल के तहत। रेडियोलॉजी ये क्या है, किस तरीके से ये चेन बनी, इसकी सक्सेस स्टोरी भी हम समझेंगे। सर। मेरा नाम विनोद पाल है, विनायक पेंट एंड केमिकल का डायरेक्टर हूँ। स्टार फाइन मेरा प्रोडक्ट आता है, और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। जी। मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। वो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, और मुझे पूरा यकीन है आपकी मेहनत है वो रंग जरूर लाती होगी। चलिए इसकी कहानी जरूर समझेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि ये विचार आपके जहन में कैसे आया। हमने खूब इश्तेहार देखे हैं कि मोतियाबिंद का इलाज कराएं, रेटिना के लिए जो प्रॉब्लम्स होती है कई बार कह दिया जाता है फिक्सेबल ही नहीं है। आपने ये जब पहल शुरू की होगी, कितनी चुनौतियां थी आपके लिए? मुझको लगभग 42 साल से ऊपर हो गया है। तो ऐसा आया कि हमारी चाची जी को मोतियाबिंद हो गया था, डायबिटिक भी थी, तो उन्होंने ऑपरेशन डॉक्टर पावा ने किया था। उसके बाद ही वो विजन लॉस हो गया। उसका सबसे बड़े डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट दिल्ली में उनका ऑपरेशन हुआ था, वो भी 6 महीने में ब्लाइंड हो गई। तो थोड़ा शौक सा लगा कि ऐसा कुछ किया जाए कि कोई नई चीज हो जिससे कि ऑपरेशन ही ना करना पड़े। तो उसको सोचते हुए मुझे 10 साल अपने इस रिसर्च के ऊपर खर्च करने पड़े। 10 साल के बाद आखिर हमें जो रिसर्च जो हमने की पूर्ण हुई है। अब तो बहुत तेजी से रिजल्ट सब दे रहे हैं, और अपना अब ये एक स्लोगन भी हमने। चलिए सर, हम आपसे उन 10 सालों का स्ट्रगल जरूर पूछेंगे थोड़े छोटे शब्दों में। मुझे पता है कि बहुत बड़ा स्ट्रगल, उस वक्त कितनी बार आपने फेलियर फेस किया होगा इस फिर देखिए, कोई भी रिसर्च की जाती है इतनी आसान नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ये थी कि हमारे आयुर्वेद के बुक्स में आंखों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। उसके बाद हमने चूंकि डीपली स्टडी की थी हमने, तो हमें बात पे कफ दोष के आधार से, आयुर्वेद के आधार से हमने दवाइयों को चुना। तो चुनने के बाद हमने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद हमने उसको बनाया। बनाने के बाद भी इसमें इतनी प्रॉब्लम आ रही थी कि आज तो बहुत एडवांस हो चुकी है, हर चीज इक्विपमेंट मिल जाते हैं। उस समय कुछ भी नहीं मिलता था, तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत थी। दिल्ली में भागे, आप आयुर्वेद भी गए, तो ऐसी चीजें मिली जिससे हम दवाई बना तो रहे हैं, परंतु दवाई का रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, परंतु लाखों की संख्या में हम कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सही बात। बहुत बड़ी समस्या मेरे सामने थी। ठीक जी। डॉक्टर साहब, अगला सवाल आपसे ये है। देखिए, आप जिस फील्ड में हैं, कोरोना के बाद हमने एक स्पर देखा है, लैब, हॉस्पिटल, मतलब बहुत सारे। ऐसे में अपने एक ब्रांड को स्टैब्लिश करना और एक से उसको अनेक में होना, जैसा कि आपने बताया पश्चिमी यूपी में आप लोगों की चेन है, कई अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। ये विजन कब आया आपको कि अब मुझे चेन में बदलना है? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें रिक्वायरमेंट को देख के किस तरफ हमें, अभी अगर फिलहाल करंट सिचुएशन देखें तो जिस तरह से हम देख भी रहे हैं, अभी आप अपने पहले पैनल में भी डिस्कशन कर रहे थे कि कई बार अगर हम फिलहाल देखें तो हमारी सरकारी जो अस्पताल हैं वो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर कहीं ना कुछ गैप रह जाते हैं कि या तो वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मैन पावर नहीं है, या इक्विपमेंट लगा हुआ तो खराब है और उसके बाद वो काम नहीं कर रहा। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जैसा अभी हेल्थ केयर बजट के अंदर में भी स्पेसिफिकली हेल्थ केयर में पीपीपी मॉडल को ज्यादा प्रमोट किया गया। मैं थोड़ा सा समझा दूं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होता है जिसमें सरकार और निजी संस्थानों के सहयोग से चीजों को सुचारू रूप से चलाया जाता है। उसमें आपका योगदान क्या है? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से वेस्टर्न यूपी में देखा कि वहां पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स थे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर सिटी स्कैन की मशीनें नहीं थी। अच्छा। जैसा हम देखते हैं कई बार इमरजेंसी के अंदर कि आप
मेडिकल कॉलेज में भाग रहे हो, जबकि होती आपके बहुत district में- महंगी होती है ये सारे टेस्ट ना, सीटी स्कैन होती और भी है कई बार, और कई बार होती है तो वो ऑपरेशनल नहीं होती है, कि मशीन लगी हुई है पर उसको ऑपरेट करने के लिए कोई नहीं है, कोई ऑपरेट करने के लिए टेक्नीशियन है तो उसको रिपोर्ट बनाने के लिए रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। तो इस तरह के कुछ काफी सारे गैप्स होते हैं। तो इसी गैप को फिल करने के लिए प्राइवेट पार्टनर्स और वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। तो प्राइवेट से मशीनरी- अलग और गवर्नमेंट से अलग एक बीच का रास्ता है जो आसान है और सटीक है। जी, बिल्कुल। ये आप समझाइए कि लोग कैसे पहुंचते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं और उन्हें कितना डिफरेंट लगता है किसी प्राइवेट लैब से और किसी गवर्नमेंट लैब से या अस्पताल से। देखिए, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज की, तो वहां पर फिर भी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक तरह से है। अगर हम हमारे सेमी अर्बन एरियाज की बात करें या रूरल एरियाज में बात करें, तो वहां पर तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होंगे। अब वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर या जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के लोग हैं जिनको आगे एडवांस्ड हेल्थ केयर की सुविधा की जरूरत होगी, उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो इसलिए उन लोगों के लिए ये ज्यादा मतलब उपयोगी है कि उनको उपयोगी लिए है। उस तरह की चीजें, जिस तरह की उनको मेडिकल कॉलेजेस में जाना पड़ता है, वही सुविधाएं उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में मिल सकती हैं। तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो आसानी से बिना धक्का खाए वो जांच हो जाएगी। पर इसके अलावा भी हमें स्पेसिफिकली कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तक भी वो सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। अब आगे आने वाले स्टेप हमें इस तरह के लेने चाहिए, या जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जिस तरह से कोविड के अंदर स्पेशली हमने देखा कि अगर हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर भी इस तरह की जो लेबोरेटरी सुविधाएं और ये सब उपलब्ध हो जाएगी, तो बहुत हद तक जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के ऊपर लोड है वो काफी कम हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब कोई बीमार होता है अपना, तो उसका तीमारदार बहुत परेशान होता है, उसके कंधों पे जिम्मेदारी रहती है कि तुरंत रिपोर्ट मिले, इलाज जो है वो रिपोर्ट पे निर्भर करता है। तो वो अगर आसान हो जाता है तो आने वाले वक्त की राह में थोड़ी टेंशन कम होती जी, है। बिल्कुल। विनोद पाल जी, मैं ये समझना चाहती हूँ कि आप काफी यंग लग रहे हैं, होंगे भी, उम्मीद है, लेकिन आपको ये आइडिया कहाँ से आया टू गो इनटू द फील्ड ऑफ कलर्स? क्या बचपन से कलर का शौक था या आपका फैमिली का काम था? आपने ये रास्ता कैसे चुना? नहीं, मेरी फैमिली का नहीं था, ये मेरा अपना पर्सनल डिसीजन था। और कलर का शौक था, ये बात आपकी सही है। क्योंकि दुनिया रंगीन होती है तभी अच्छा लगता है। जितने कलर आपके यहाँ दिख रहे हैं, ये सब बिना कलर के दुनिया अधूरी सी लगती है। जी। तो जो तो कोरोना टाइम पे तो हम सभी व्यापारीगण बहुत ही ज्यादा निराश हो गए थे। जब कोरोना आया है तो मुझे लगता है पूरे देश का व्यापारी निराश हो गया था। अब क्या होगा, कैसे हो गया होगा। 3 से 6 महीने हम लोगों ने बैठ के घर में खाया है, अपने स्टाफ को भी खिलाया है। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि अब सब कुछ नॉर्मल है और हम सभी व्यापारीगण दोबारा धीरे धीरे लाइन पर आ रहे हैं। अब सबका व्यापार धीरे धीरे लाइन पर आ रहा है। आपके रंगों की दुनिया कितनी अलग है मार्केट की इस रंगीन दुनिया से? रंग तो वही है, बस नाम बदल जाते हैं। रंग तो वही है, चाहे वो हमारी नहीं, कंपनी हो देखिए, या मैंने ये सुना है कि आपके फैमिली का एक बिजनेस हो आपने संभाल लिया, लेकिन आपने ये बात कही कि मैंने खुद से इनिशिएटिव जी, लिया ये है। फैक्ट है मेरी और फैमिली का। यहाँ ये युवाओं के जानने की चीज है कि जब कोई इंसान टीनेज में या फिर 20-25 साल की उम्र में होता है और वो ये सोचे कि मैं मेरा बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं और आप आज यहाँ पर हैं, तो वो थॉट कहाँ से आया? सेल्फ अपने मन से ही अपने मन से ही विचार आया कि मुझे ये काम करना है। छोटा सा काम थोड़ा सा शुरू किया, धीरे धीरे ऊपर वाले के आशीर्वाद से बढ़ता गया और आज आपके इस मंच पे बैठने का मौका मिला है, उसकी बात की नहीं, खुशी नहीं, है। ये ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ आप मेरी अपनी मेहनत का आपकी नतीजा मेहनत है। और संघर्ष मेरे- को शायद आप स्किप कर रहे हैं। मेरी परिवार का सपोर्ट रहा है। आपको कैसा लगता है डॉक्टर साहब, आप जब नए युवाओं को देखते हैं जो अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं, स्ट्रगल करते हैं, चाहे मेडिकल फील्ड हो या कलर की दुनिया हो, उनके लिए आपकी क्या सीख है? क्या बताना चाहेंगे कि आज की डेट में उनका ब्रांड सरवाइव करे, आगे बढ़े? एक्चुअली बात यह है कि हमारे अपने मेडिकल के हिसाब से मैं बताना चाहूँगा जी। कि जो हमने रिसर्च की है वर्ल्ड के अंदर पहली रिसर्च है। अभी तक ऐसी रिसर्च इतनी क्विक रिजल्ट देने वाली कोई रिजल्ट नहीं है। मेरा प्लानिंग आगे यह है कि ब्लाइंडनेस फ्री वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की अंतर को खत्म करने का है, जैसे पोलियो खत्म किया गया। वाह, कितना रोशन विचार है आपका। उसके लिए जो कोशिश मैं कर रहा हूँ, जो हमारे बच्चे BAMS हैं या BUMS हैं, या आयुष डिपार्टमेंट के जो ग्रेजुएट हैं, उनको डिप्लोमा टाइप का देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि वो 1 साल का डिप्लोमा कोर्स करेंगे आंखों के ऊपर जी। तो जो मेरा नेटवर्क जो मैं बनाना चाहता हूँ पूरे भारत के अंदर जी, उससे ये होगा कि एक तो उनका स्टैंडर्ड रहेगा, एक आयुर्वेद का नाम दुनिया में ऊपर जाएगा, उठेगा जी। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि
जो जब पेशेंट की विजन 5 मिनट के अंदर हम वापस लाते हैं, उनके चेहरे की खुशी उनको भी मिलेगी जो उसको टाइप का ट्रीटमेंट देगी। बिल्कुल। और इससे ज्यादा अच्छा क्या होगा कि आप क्या करते हैं, मैं लोगों की जिंदगी में उनकी आंखों की रोशनी लौटाता हूँ। तो इसलिए इसमें कोशिश कर रहे हैं जी। जो हमारे बच्चे जो हैं वो भी आयुर्वेद की वो मदद आगे से। बढ़े और डेवलपमेंट करें और समाज में अपनी पूरी प्रतिष्ठा से इज्जत सम्मान से रह सकें। डॉक्टर साहब के इस नेक विचार को लगता है, देखिए कितना अच्छे से प्लान किया है भाटी जी, आपको नहीं लगता है? हम लोग हम युवाओं से भी पूछो कि 5 साल का प्लान क्या है तो शायद हम सोचते हैं हाँ ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन ही इज सो क्लियर। आप अपने ब्रांड को लेके 5 साल के लिए कहाँ जाना चाहते हैं, क्या सोचते हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी 2 साल के अंदर हमने कोविड के अंदर देखा, कोरोना काल के अंदर देखा, और स्पेसिफिकली मैं बात करूं यूथ की, जिस तरह से अभी ये जो इंसिडेंट हमारे बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से देख रहे हैं हम, यंग हार्ट अटैक इतने ज़्यादा हो रहे हैं, और भी हमारा जो यूथ है बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज का शिकार हो गया है। पहला हम देखते थे कि ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है, पर अभी तो ऐसा सभी कुछ जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की लाइफस्टाइल थी वही सेमी अर्बन एरिया या गांव में भी उस तरह का जो यूथ है उसी लाइफस्टाइल को फॉलो करता है। जी बिल्कुल। इस तरह से उनका खान पान और रहन सहन हो गया, तो इसमें जो डिजीज का ग्राफ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। भारत की स्पेसिफिकली मैं बात करूं या हम प्रदेश की भी बात करें यहाँ पर भी, तो हमारा जो पूरा खर्च होता है वो ट्रीटमेंट में और बीमारी के कॉम्प्लिकेशन में होता है, प्रिवेंशन में कम होता है, तो हम प्रिवेंशन की तरफ थोड़ा ज्यादा। अच्छा भाटी जी, आपने ये ग्राफ थोड़ा माइक पास रखिएगा, आपकी आवाज और तेज आए। मैं ये समझना चाहती हूँ, बरेली हो गया, पश्चिमी यूपी के जैसे कि आप जहाँ पे काम करते हैं, बागपत, मुजफ्फरनगर, आगे नोएडा तक बढ़ जाइए, क्योंकि गाजियाबाद नोएडा के बाद से मेट्रोपॉलिटन हो जाता है मामला। यहाँ पे आपने पिछले सालों में लोगों की लाइफस्टाइल डिजीज के ग्राफ को कितना नोटिस किया, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस? देखिए, पहले तो हम बात करते थे कि पहले तो एल्डरली ग्रुप था, उसके बाद हमारा ये 30 साल से ऊपर वाला ग्रुप, पर अभी तो पिछले कुछ टाइम से हमने देखा जो हमारी टीन्स हैं, मतलब जो 13 से लेके 19 तक के जो बच्चे हैं उनके भी रिपोर्ट्स खराब आती हैं, जिसमें उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े हुए हैं, वो बच्चे भी हाइपरटेंसिव हो रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल एंड हाइपरटेंशन? जी बिल्कुल। और स्पेसिफिकली और बाकी मैं यूथ की बात करूं तो यूथ के अंदर भी हमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज और भी सभी तरह के, क्योंकि आप सभी ने नोटिस किया होगा, बरेली की ही एक क्लिप को हम सबने मीडिया पर देखा और दिल पे हाथ रख लिया कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। डांस करते करते जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल, वो वाकई दहलाने वाला है। उस उम्र में किसने सोचा होगा कि अपने जन्मदिन के जश्न में भी हार्ट अटैक आ सकता है? यही इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि हमारा सिर्फ 5% के करीब हम खर्चा करते हैं प्रिवेंशन के अंदर, और 95% हमारा वो बीमारी के इलाज के अंदर और उस बीमारी के कॉम्प्लिकेशन को ठीक करने के लिए। समीर, आप हमें इस मंच पे मिले हैं तो बरेली की इस घटना के बाद से जब हर किसी, चाहे वो युवा हो या टीनेजर, अगर उसने जरा सा भी सहमा महसूस किया है तो वो चाहूंगी मैं आपकी बात को बहुत ध्यान से सुने और आज के बाद से उसे जीवन का मंत्र में बनाए या तब्दील करे। कम से कम मैं जरूर कोशिश करूंगी, आप बताएं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर काफी सारी चीजें हैं मतलब जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइफस्टाइल डिजीज की जैसा मैं अब बात कर रहा हूं कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया कैपिटल बन चुकी है डायबिटीज की। डायबिटीज से ज्यादा भी कितने सारे लोग हैं ऐसे जो प्री डायबिटिक्स हैं, मतलब वो आराम से रिवर्स हो सकती है, ठीक हो सकती है अपनी सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद। इसी तरह से हम कार्डियक वाली प्रॉब्लम पहले एल्डरली लोगों में देखते हैं, पर आजकल यंग लोगों के अंदर, और ये सब किस वजह से हुआ है? सिर्फ इसी वजह से जो हमारा खान पान, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, हमारी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गए, हमारा जो स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है। तो इन सब चीजों को देख के जो लाइफस्टाइल का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जरूरी है कि थोड़ा सा हम प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान दें। प्रिवेंशन बोले तो आप प्रिवेंशन की बात करें कि बीमारी की रोकथाम के ऊपर, कि जैसे कोविड में भी हम कह रहे थे ना कि हम कोविड को रोकें, तो क्या चीजें हैं जो रोकती हैं? सबसे इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन के ऊपर अगर हम बात करें तो जैसा क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज ज्यादा है हमारी जीवन शैली से संबंधित, तो जीवन शैली में सुधार करना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम अपना खान पान, जो हमारा ये जंक फूड है, ये जो बाहर का हम तला हुआ और ये सब चीजें बहुत ज्यादा सेवन करते हैं। इसके अलावा जो हमारा ये स्ट्रेस है हर समय, ये जो स्ट्रेस लेवल को हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर में हम गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं जाने के लिए, पैदल नहीं चलते। तो ये सारे जो लाइफस्टाइल बदलाव हो चुके हैं, इनको करेक्ट करने की जरूरत है। और बिल्कुल वो कोई नहीं चाहेगा, जैसे बरेली से ही जो क्लिप की बात करती। लेकिन स्ट्रेस का जब जिक्र कर रहे हैं विनोद जी, आपने बहुत महसूस किया होगा, क्योंकि व्यापारी हो चाहे अपने आप से उद्योग करने वाला, नौकरी पेशा इंसान कहता है अरे व्यापारियों की अच्छी है, वो अपने मर्जी के मालिक हैं। जो व्यापारी होते हैं वो समझते हैं कि भाई एक पूरे लोगों की सैलरी की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है, मेरी वजह से उनकी तनख्वाह चल रही है। तो वो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप लोग क्या करते हैं?
ये बिल्कुल अच्छी बात आपने बताई कि हमको अपनी चिंता कम होती है, अपने साथ जुड़े हुए लोगों की चिंता ज्यादा होती है। हमारे साथ 50, 100, 10, 20 जो भी जैसा व्यापार कर रहा है उसके साथ इतने लोग जुड़े होते हैं, तो हमें उनके लिए बहुत पेन लेना होता है कि नहीं, हमको उनका भी पूरा ख्याल रखना होता है। तो सब उसी हिसाब से प्लान किया जाता है, उसी हिसाब से मैनेज करते हैं कि भाई इनको भी देना है, अपना भी खर्चा निकालना है। आप लोग अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं? अपना स्ट्रेस, या आपके जैसे यंग एंटरप्रेन्योर जो अपना काम करना चाहते हैं, उस तनाव के दौर से गुजरते कैसे हैं? उसमें क्या क्या करते हैं? देखिए, अगर आपके अंदर लगन और मेहनत है तो मुझे लगता नहीं कि कोई काम कठिन है। अगर आपने सोचा कि आपको ये करना है तो आप कर सकते हैं। आप सोचेंगे, आपके अंदर मेहनत और लगन होनी चाहिए, तो आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, ये बहुत बड़ा मंत्र है उन तमाम युवाओं के लिए जो वाकई कुछ करना चाहते हैं। सर, आपका अनुभव, आपने बहुत दौर देखा होगा, तनाव भी देखा होगा। मैं तो जानना चाहूंगी कि आपके स्ट्रेस फ्री रहने का क्या मंत्र है? आपके स्ट्रेस फ्री रहने का क्या मंत्र है? हाउ डू यू मैनेज योर स्ट्रेस लेवल? मैं समझ रही हूं कि अगर जैसे कि आपका काम भी बहुत तनाव से गुजरता होगा, कभी परेशानी, कभी दिक्कत, इन सभी मौसम में सामान्य बने रहने की क्या मंत्र है? देखिए, कोई भी काम टेंशन से तो होता नहीं है। आवाज तो आपकी थोड़ी, अरे चलिए मैं कोई भी काम जो है वो टेंशन से नहीं होते हैं। इसमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है और बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। और एक चीज़ बता दो, जब समाज के अंदर आप या दुनिया के अंदर कोई नई चीज़ लेके आ रहे हैं तो उसे बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। आपके नेगेटिव करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। ये तो ईश्वर की कृपा रही मेरे ऊपर और शक्ति दी ईश्वर ने मुझे कि मेरा इतना ज़बरदस्त विरोध था हर तरफ से, यहाँ तक कि आयुर्वेदिक डॉक्टर भी मेरे खिलाफ थे कि डॉक्टर वासु क्यों आगे बढ़ रहे हैं। तो एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, क्योंकि फार्मा कंपनी मेरे खिलाफ, क्योंकि जो आई ड्रॉप मेरी बनती है, फैक्ट्री मेरी अपनी, और दूसरा जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, जब ऑपरेशन ही नहीं होगा मोतियाबिंद का, रेटिना का ऑपरेशन ही नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? ठीक है ना? तो और फिर दूसरी वजह है कि हम जो इस समय फील्ड में जो जितने आई स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं उनसे हमारी कहते हैं ना, समुद्र में एक बूंद है। मैं जो रिसर्च की मेरी केवल वर्ल्ड के अंदर पहले अकेली मेरी है। इसको मनवाने के लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े, बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत कुछ सहना पड़ा। और कहा पेशेंस, ये हमारे आज के जनरेशन की प्रॉब्लम है, धैर्य की कमी है। धैर्य से जूझना ये बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन आप लोगों की कहानियां इंस्पायर करती हैं। डॉक्टर भाटी, जिस तरीके से आप लोगों का स्ट्रेस लेवल कम कर रहे हैं लैब जाने का, और विनोद जी जिस तरीके से आपने इस स्ट्रेस को झेला, मजबूती से आगे बढ़ने का संदेश दिया। डॉक्टर साहब, वो एक कहावत है, वो पथ की कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल लाओ। नाविक का धैर्य और कौशल्य जब धाराएं प्रतिकूल ना हो, जब धाराएं प्रतिकूल होता है उसमें जब नाविक निकलता है उसमें धैर्य और कौशल्य कार्य करता है। दोनों चीजें जिसके अंदर है वो सफलता हमेशा मिलती है। तो इस सब चीज़ों का ध्यान आप सबको भी रखना चाहिए कि आगे बढ़ने की सीख हमारे भी जिंदगी में बहुत काम आएगी। आप तीनों का शुक्रिया एबीपी गंगा महापंचायत बरेली की हमारी इन यादों में एक अच्छी सीख जोड़ने का बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।